हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनल्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और तीसरा है ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन। अब जो सेल ऑर्गेनल्स है तीन तरह के होते हैं। एक होता है हम लोग का डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। दूसरा होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब जिसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है। और जो तीसरा होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन ही पाया नहीं जाता। तो ये सब जो ऑर्गेनल्स हैं ये हम लोग के तीन कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। तो जो पहला है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उसके एग्जाम्पल हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं ये सब हम लोग के डबल मेम्ब्रेन से हम लोग मतलब इन सब में हम लोग के डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं सब, ठीक है। अब सिंगल वाले के एग्जांपल्स हम लोग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। इन सब में केवल एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। इन सब के चारों तरफ केवल हम लोग के एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो इसलिए इन लोग को हम लोग को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन्स है उसके एग्जांपल हम लोग के राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है और सेंट्रियोल्स है। ये इन लोग के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इन लोग को ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब हम लोग सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इसलिए इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा, क्योंकि ये जो है सेल के अंदर एक नेटवर्क बनाता है। सेल के फ्लड के अंदर सेल के अंदर एक नेटवर्क बनाता है, इसलिए हम लोग इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, क्यों? क्योंकि जो इसके चैनल्स है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ठीक है। इनका ये सेल के अंदर एक हम लोग के पूरा एक चैनल बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं जो हम लोग के मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मैमेलियन आरबीसी। ये हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है और मैमेलियन आरबीसी में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग के वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं पाए जाते हैं और मैमेलियन आरबीसी में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका नाम क्यों हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ? क्यों? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाया जाता और राइबोसोम्स के एब्सेंट होने के कारण ये स्मूथ अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही स्मूथ आता है, इसलिए हम लोग का इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा, ठीक है। इसे हम लोग SER भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे हम लोग के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत रफ है, बहुत ग्रेन्यूल्स टाइप होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं रफ, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग फिगर के हेल्प से हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ये हम लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देख सकते हैं साफ साफ जो ये वाला पार्ट है ये हम लोग के राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स हम लोग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर सरफेस प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है, तो इसलिए हम लोग इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये वाला पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये वाला पार्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कांटेक्ट में होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी कांटेक्ट में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होने के कारण ये उसे पीछे से सपोर्ट करता है जिससे कि सेल को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। तो इसी तरह ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा है इट्स चैनल्स फॉर्म इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो जैसा कि आप फिगर में देखे थे कि एक चैनल्स बना लेते हैं, ये एक नेटवर्क बना लेते हैं और यही नेटवर्क
क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कांटेक्ट में होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी कांटेक्ट में होते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बना लेते हैं जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, जो जरूरी जहाँ जहाँ पे उस सब्सटेंस को पहुँचाना होता है। ठीक है, जैसे कि सब्सटेंस को मान लीजिए साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर पहुँचाना हो, या सेल के बाहर से उसे साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के पास पहुँचाना हो, या माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी फॉर्म करता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, लिखा है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। जो हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन यही है कि वो लिपिड और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है और उन्हें स्टोर करता है। ठीक है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस इन लोग के। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन है कि वो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेगा और उन्हें स्टोर करेगा। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और उसका स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास हम लोग के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही होता है हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, अब तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उनका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER ऑफ लीवर सेल्स टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ठीक है, अब जो लीवर सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो जितने भी ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो लीवर में जाके उसके जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आते हैं सब, तो उन ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का डिटॉक्सिफिकेशन का भी फंक्शन करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस RER। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंस है तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैनी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम लोग का वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है, जबकि हम लोग के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फ्लैटेंड सैक्स एंड सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। सैक्स मतलब होता है कि ये हम लोग के पतले पतले हम लोग के एक सिक्के के जैसे, कॉइन्स के जैसे पार्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सैक्स या सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग का नहीं होता है। जैसे कि पिछले पॉइंट में बताया गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मेन फंक्शन ही हम लोग का लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हम लोग का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इट इज़ एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हम लोग का लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। ठीक है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग का ना तो लिपिड सिंथेसिस होता है और ना ही स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, केवल हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ स्मूथ विदाउट राइबोसोम्स। अब चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो इसलिए इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होता है, इसलिए हम लोग इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें हम लोग के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इनका अपीयरेंस हम लोग का रफ हो जाता है और इसीलिए हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।